की पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स से ज़्यादा कौन जान सकता है कि पहले गुर्बत, फिर शोहरत, फिर अपने ही ख़ानदानों के हाथों पूरी तरह फंस जाने वाले शख्स पर क्या गुजरती है। यही कुछ सब कुछ शामिल है। अमेरिका की पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स से ज़्यादा कौन जान सकता है कि पहले गुर्बत, फिर शोहरत, फिर अपने ही ख़ानदान के हाथों बुरी तरह फंस जाने वाले शख्स पर क्या गुजरती है। यही सब कुछ शामिल है ब्रिटनी स्पीयर्स की किताब द वुमन इन मी में, जो मार्केट में आ चुकी है। ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी तमाम ज़िंदगी तज़ीक और सवाल जवाब का शिकार रही है और इनकी यही सब याददाश्तें अपनी तमाम तर तलखियों के साथ इस किताब में मौजूद हैं। एक नौजवान लड़की और गुलकारा के तौर पर सहाफ़ियों ने बार बार इनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के बारे में सवालात पूछे। फिर बड़े होने पर कंजर्वेटरशिप की अदालती फैसले के तहत इनकी ज़िंदगी के तमाम फैसले तवील अर्ज़े के लिए इनके वालिद के अख्तियार में चले गए, जिससे ब्रिटनी के बुनियादी इंसानी हकूक़ तक मुतासर हो गए। ब्रिटनी इस दौरान 13 बरस तक अपने दोनों बेटों के बगैर इजाज़तनामे के नहीं मिल सकती थी। उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया था, यहाँ तक कि वो अपने खाने का इंतखाब तक खुद नहीं कर सकती थी। इन्हें चाय या कॉफ़ी पीने से मना किया गया था। जब वो यानी कि माँ बनने के दौरान इंट्रायूट्रन डिवाइस को हटाना चाहती थी तो उनकी यही दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। इनके वालिद की ज़ेर निगरानी रहने का अदालत का आयद करदा हुक्म 2 साल कबल हटा दिया गया था, जब एक जज ने फैसला दिया था कि ब्रिटनी स्पीयर्स दोबारा अपने फैसले खुद कर सकती है। ताहम इनकी लिखी हुई अपनी ज़िंदगी की याददाश्त से पता चलता है कि इन पाबंदियों का खात्मा भी खुशकुन नहीं था। वो लिखती हैं, आधे सर का दर्द माइग्रेन जिसे बोला जाता है, इस जिस्मानी और जज्बाती नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है जो मुझे कंजर्वेटिवशिप से निकलने के बाद हुआ। वो लिखती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे ख़ानदान को इस हकीकत का अंदाज़ा भी है कि उन्होंने मेरा कितना नुकसान किया है, और नया म्यूज़िक सुनने की उम्मीद रखने वाले उनके मदाहों के लिए उनके पास एक बुरी खबर है। मेरी मौसीकी मेरी ज़िंदगी थी और वो पाबंदी इसके लिए जानलेवा थी। इस पाबंदी ने मेरी रूह को कुचल दिया है। इन तमाम वाक़यात ने ब्रिटनी स्पीयर्स की ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। 1998 की बात है जब ब्रिटनी पॉप चार्ट पर सर फहरिस्त आ गई। वो सब उनके लिए बहुत सनसनीखेज़ था। ताहम प्रेस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इनकी कोई एजेंसी थी जिसके गाने इनके लिए लिखे गए थे। उन्होंने महसूस किया कि इनका अवाम में मकरूत असर उम्र रसीदा मर्दों ने बनाया है। जितना ज़्यादा ब्रिटनी को एक प्रोडक्ट और म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक प्यादा समझा जाता था, उतना ही इनकी खुद मुख्तियारी को ख़त्म करना आसान होता गया। किताब में मौजूद चंद खुशगवार लम्हात में से एक में ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने वालिद को याद करते हुए बताती है कि उन्होंने बताया कि अब मेरी ज़्यादती और पेशा वराना मामलात का कानूनी कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। इनके अल्फाज थे, अब मैं ब्रिटनी स्पीयर्स हूँ। ब्रिटनी स्पीयर्स की किताब का इब्तदाई हिस्सा ये बताता है कि लोगों ने इन्हें कितना कमतर और हकीर समझा। हो सकता है कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने इसका म्यूज़िक ना लिखा हो, तब जब उन्हें बेबी वन मोर टाइम दिया गया तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए रात भर जागती रही कि इनकी आवाज़ में वो सोल तड़प जिससे गाने की पुख्तगी में इजाफा हो। और जब वीडियो की शूटिंग की बात आई तो 16 साल ब्रिटनी स्पीयर्स ने असल पिच को मुस्तरद कर दिया, जिसमें वो मुस्तकबिल की खिलाफबाज थी, बल्कि हाई स्कूल की राहदारियों में टक्स पर इसरार किया। इस गाने को कामयाब बनाने के दोनों फैसले अहम थे, लेकिन कोई भी लुजीना के ट्रेलर पार्क के सुनहरे बालों वाली नौजवान लड़की को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में राइज तमाम तस्वुरात को पीछे छोड़ सकती थी। वो लिखती है, कोई भी मुझे एक साथ पुरकशिश और काबिल नहीं समझ सकता था। लोगों के नज़दीक अगर मैं पुरकशिश हूँ तो मुमकिन तौर पर बासलाहियत नहीं हो सकती। इनकी तशहीर करने वालों ने इन्हें शेर ख्वार बच्चा बनाकर पेश किया। इन्हें एक पाकबाज खुदा से डरने वाली लड़की के तौर पर पेश किया गया। हालांकि वो खुद लिखती हैं कि 14 साल की उम्र से वो बाकायदा सिगरेट नोशी किया करती थी, बल्कि जिनसी ताल्लुकात में भी आ गई थी। वो अपनी वालदा के साथ 2000 में लिखी गई किताब हार्ट टू हार्ट में वो लिखती हैं, मैं एक ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं जिसके लिए इसमें कोई शर्म हो कि लोगों के साथ मिलकर इंजॉय करने का कहें और मैं कहूँ कि नहीं शुक्रिया, बल्कि मैं इसकी बजाय हल्ला गुल्ला करके रात को भरपूर नींद लेना पसंद करती हूँ। वो मुकम्मल तौर पर कभी भी इतनी बेरा रवि नहीं रही और ये ही उनकी रातें कभी इतनी रंगीन थी जितनी मीडिया ने बना दी हैं, और ना ही इन्हें कभी भी ऐसे जो ख्वाब और अदवायात होती हैं उनकी लत थी। इस वक्त जब दूसरे मौसीकार नशे में मदहोश रहते थे तो वो ADHD की दवा लेती थी। इनके मुताबिक इसने मुझे मदहोश कर दिया, लेकिन जो चीज़ मुझे कहीं ज़्यादा दिलकश लगी वो ये थी कि इसने मुझे चंद घंटे कम अफसरदा महसूस करवाया। बिलाखिर ब्रिटनी स्पीयर्स की मसूमियत ने इन्हें ज़वाल की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। किताब के सबसे दिल दहला देने वाले असबाक में से एक में उन्होंने जस्टिस ट्रिपल डी के साथ अपने ताल्लुकात के दौरान अपने सकाते अमल जब वो माँ बनने जा रही थी तो वो उन्होंने वो मामला ख़त्म करवा दिया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो दवाइयात दी गई थी उन्होंने इन्हें ज़ियत में मुब्तला कर दिया था।
तमाम राजदार होने के डर से जोड़ा अस्पताल जाने से भी खौफजदा था। इसी दौरान ब्रिटनी स्पीयर्स घंटों तक बाथरूम के फर्श पर दर्द से रोती चीखती रहती थी। फिर भी वो मुझे अस्पताल नहीं लेकर गया। इसके बजाय टेम्पल लीग ने सोचा कि शायद इस वक्त मौसीकी मुझे सहारा देने में मदद करे, इसलिए उसने अपना गिटार लिया और वहीं मेरे साथ लेट गया और बजाने लगा। इस तमाम सदमे से गुजरने के बावजूद वो काम पर वापस चली गई। तमाम टेम्पल लीग ने म्यूजिक वीडियो के सेट पर ही टेक्स्ट मैसेज के जरिए से रियायत इख्तियार कर ली। इस रियायतगी के बाद प्रेस में इनकी तस्दील की गई। इस दौरान टेम्पल लीग ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटनी रेड के साथ धोखा किया है। टेम्पल लीग ने अभी तक किताब में पेश की गई अपनी तस्वीर का जवाब नहीं दिया। जोड़े के ब्रेकअप ने ब्रिटनी स्पीयर्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोगों को खूब बातें बनाने का मौका फराहम किया। ब्रिटनी ने बताया कि इन दिनों पीपल मैगजीन के एक फोटोग्राफर ने अपना हैंडबैग खाली करने का मुतालबा किया था ताकि वो चेक कर सके क्या आया इसमें सिगरेट मौजूद हैं। ब्रिटनी पर बिलाखिर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 2007 में अपनी खाला सेंड्रा की मौत से परेशान और शुदा ब्रिटनी स्पीयर्स शदीद डिप्रेशन में चली गई। इसी दौरान उन्होंने हेयर सैलून का रुख किया और कैंची उठाकर अपने बाल काट दिए। उन्होंने लिखा, मेरा सर मुड़वाना दुनिया को यह कहने का एक तरीका था कि मैं परसों से अच्छी लड़की थी। जब टीवी शो के मेज़बान मेरी छाती की जाना छूकर बात करते थे तो मैं शास्त्री से मुस्कुराती थी, जबकि अमरीकी वालिदैन कहते थे कि मैं उनके बच्चों को क्रॉप टॉप पहन कर दबा कर रही हूँ, तब भी मैं चुप रहती थी। मैं इससे थक गई। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। इनके इस अमल के ताकत या बगावत के अमल के तौर पर देखने के बजाय ब्रिटनी स्पीयर्स के इस अमल को अदम इस्तेकाम के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक साल के अंदर अंदर इन्हें कंजर्वेटिव के तहत वालिद की सरपरस्ती में डाल दिया गया। ब्रिटनी स्पीयर्स एक सीधी सादी मुसन्नफ है। वो अपनी नस्ल को बनावटी तौर पर नहीं सजाती और यह अंदाज इनके गुस्से बदसूरत वहशत को भी और पुरजोर करके दिखाता है। वो अस्पताल के स्ट्रेचर पर लटाए जाने और अपनी मर्जी के खिलाफ दवाई लेने पर मजबूर होने की बात करती है। इन्हें राजदारी में नहाने की इजाज़त नहीं मिलती। बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने से पहले उनकी जांच पड़ताल की जाती है। इन्हें ब्रिटनी के माजी के उन ताल्लुकात से जो उन्होंने बनाए थे आगाह किया जाता है। पहले तो अपने वालिदैन और डॉक्टरों को मुतमिन करने की कोशिश करती हैं। अगर मैं जैसा कहा जाए वैसा करती हूँ तो यकीनन वो देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मुझे जाने देंगे। जब वो बगावत पर गौर करती है तो उनके 2 जवान बेटों तक रसाई को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तस्लीम करती हैं कि अपने बच्चों के साथ रात गुजारने के बदले मेरी ज़ादी एक ऐसा सौदा था जिसे करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती। ब्रिटनी स्पीयर्स को टूर पर भेज दिया गया और एक्स फैक्टर के बतौर जज रखा गया था। वो किताब में बताती हैं कैसे दोस्तों ने उनके काम से लाखों डॉलर कमाए, जब उन्हें सख्ती से हर हफ्ते सिर्फ $2000 दिए जाते थे। खुद को सारा एहसास खोकर उन्होंने तकरीबन हार मान ली। ब्रिटनी स्पीयर्स याद करते हुए कहती हैं, मेरे अंदर की आग मदम होने लगी और मेरी आंखों से रोशनी खत्म होने लगी। इनकी ज़िंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब एक मेहरबान नर्स फ्री ब्रिटनी मूवमेंट पर इनके मुद्दाओं की बहस करने की फुटेज दिखाई गई। फिर वो एक नई हिम्मत के साथ नए वकील की खदमात हासिल करती हैं और मदद के लिए 911 पर कॉल करती हैं और कंजर्वेटिव के दौरान अपने ऊपर होने वाली बात शुरू की गई। तकरीबन 2 साल से आज़ाद हैं, ताहम इस दौर के असरात को मिटाने में बरसों लग गए। ब्रिटनी स्पीयर्स की तहरीर में अपने वालिद के बारे में बात करते हुए खास तौर पर गुस्से की झलक दिखाई देती है। वो जेमी स्पीयर्स को एक शराबी और एक नाकाम ताजिर के तौर पर बयान करती है, एक लापरवाह सख्त मिजाज शख्सियत जिसने अपने बच्चों को बहुत सख्त ब्रिटनी अब तकरीबन 2 साल से आज़ाद हैं, ताहम इस दौर के असरात को मिटाने में बरसों लगेंगे। ब्रिटनी स्पीयर्स की तहरीर में अपने वालिद के बारे में बात करते हुए खास तौर पर गुस्से की झलक दिखाई देती है। वो जेमी स्पीयर्स को एक शराबी और एक नाकाम ताजिर के तौर पर बयान करती हैं, एक लापरवाह और सर्द मिजाज शख्सियत जिसने अपने बच्चों को बहुत सख्ती में धकेल दिया और इनकी माँ के साथ बदसलूकी की। इनकी किताब पढ़ते वक्त मुमकिन ही नहीं कि आप ब्रिटनी स्पीयर्स का दुख महसूस न करें। किताब में इनकी ज़िंदगी की छोटी सी तफसीर इस बात पर जोर देती दिखाई देती है कि इनकी दुनिया कितनी तारीख हो गई थी, ताहम अब मैं जब चाहूँ चॉकलेट खा सकती हूँ। ब्रिटनी स्पीयर्स की कहानी इस गर्म जोशी के साथ सुनाई गई जैसे उन्होंने एक स्टार बना दिया। पिछले 15 सालों के मुतय्यन वाक़यात से हटकर वो अपनी तहरीर में एक बहुत अच्छा रख्त बनाती हैं। चाहे वो माँ बनने की ख्वाहिश हो, 2021 के MTV अवार्ड्स में सांप के साथ रक्स करते हुए दहशत भगाने की कहानी सुनाए। इस तहरीर में उनके ख़ानदान की बातों के अलावा कोई हकीकी विलन या स्कैंडल सामने नहीं है और ना ही ब्रिटनी स्पीयर्स की मौसीकी या अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में कोई बड़ा इंकशाफ हुआ है। ब्रिटनी की यह कहानी शोहरत और पैसे के बदनवान असर और रसूख के गिर्द घूमती है जो शायद नई नहीं, ताहम एक ऐसी औरत के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है जिसके बालग उम्र की ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में। वो लिखती हैं, ये वक्त है कि मैं ऐसी ना बनूं जो दूसरे लोग चाहते हैं, ये असल में अपने आप को तलाश करने का वक्त है।